आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो देखिए यूनिट 2 का टाइटल क्या है, जेंडर स्टडीज पैराडाइम शिफ्ट। तो इसमें हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी। फिर हिस्टोरिकल बैकड्रॉप की बात करें तो सम लैंडमार्क फ्रॉम सोसाइटल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो इसमें हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करेंगे। और फिर जब जेंडर थ्योरीज की बात करेंगे तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स जो कवर करेंगे, सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस थ्योरी, स्ट्रक्चर थ्योरी और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडीज की महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान परिवर्तन। आप इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि पहले वुमेन स्टडी पर बात की जाती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो ये वुमेन स्टडी है जेंडर स्टडी की तरफ क्यों मुड़ गई, क्यों शिफ्ट हो गई? पहले हम वुमेन स्टडीज पे बात करते थे, लेकिन अब हम जेंडर स्टडी पे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि वुमेन स्टडी जो है इसको जेंडर स्टडी से रिप्लेस कर दिया गया है? ठीक है, वुमेन स्टडी के स्थान पर हम जेंडर स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। और अब तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी आप पढ़ रहे हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसका क्या कारण है? तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम इसी पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्यों वुमेन स्टडी को धीरे धीरे शिफ्ट करके जेंडर स्टडीज की बात की जा रही है, इसके बारे में पढ़ा जा रहा है, जाना जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी कि महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान परिवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे पैराडाइम क्या होता है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा है पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी। तो यहाँ पर हमें प्रतिमान या पैराडाइम को समझना जरूरी है। तो अब पैराडाइम इज अ स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव और सेट ऑफ आइडियाज की प्रतिमान एक मानक है, एक परिप्रेक्ष्य है, विचारों का एक समूह है। अ पैराडाइम इज अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग की प्रतिमान किसी चीज को देखने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम हमारा जो टॉपिक है कि वुमेन स्टडी को धीरे धीरे जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट क्यों कर दिया गया, ठीक है। इसके पीछे क्या विचार है, क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो उसी की हम बात करेंगे कि द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान बदलाव एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये महत्वपूर्ण विकास क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है कि वुमेन स्टडी को धीरे धीरे शिफ्ट करके जेंडर स्टडी की बात की जा रही है। हम अब हम सिर्फ वुमेन स्टडी ना पढ़कर हम जेंडर स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। वुमेन स्टडी इनिशियली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस की महिला अध्ययन, ठीक है। अगर महिला अध्ययन की बात करें, वुमेन स्टडी की बात करें, तो उसमें सिर्फ महिलाओं के बारे में बात की जाती थी। चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में उनके जो एक्सपीरियंस हैं, जो अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंस है, उस पर बात की जाती थी, ठीक है। तो वुमेन स्टडी इनिशियली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस की महिला अध्ययन प्रारंभ में महिलाओं के अनुभवों के अध्ययन पर केंद्रित था। लेटर इज इट बिगिन टू ट्रांसफॉर्म इनटू जेंडर स्टडी और बाद में यह जेंडर अध्ययन के रूप में परिवर्तित होने लगा। स्टार्टिंग में सिर्फ वुमेन की बात की जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जेंडर स्टडी की तरफ परिवर्तित होने लगा। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि जेंडर स्टडी टेक अ ब्रॉडर अप्रोच कि जेंडर अध्ययन एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इट एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स जेंडर कि विविध जेंडरों को पहचानने के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वुमेन स्टडी को शिफ्ट क्यों किया गया जेंडर स्टडी की तरफ। क्योंकि जब हम वुमेन स्टडी की बात करते थे तो सिर्फ वहां पर वुमेन की बात की जाती थी, उनके एक्सपीरियंसेस की बात की जाती थी, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स की बात की जाती थी। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर वुमेन की भी बात की जाती है,
उसके एक्सपीरियंस की भी बात की जाती है जेंडर के रूप में। सोसाइटी में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनके साथ जो समस्या हो रही है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, इस पर भी बात की जाती है। लेकिन वुमेन के साथ जो बाकी के जो जेंडर हैं, ठीक है, चाहे हम मेल की बात करते हैं, चाहे हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं, जिसमें हम चाहे हम ट्रांसजेंडर की बात करें, कि ऐसे लोग जो लड़के के रूप में तो पैदा हुए, शरीर तो उनको लड़कों का मिला, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, वो अंदर से जो है, वो जो क्वालिटी, जो गुण है, वो लड़कियों वाले हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जो लड़कियों के शरीर में पैदा हुई, लड़की के रूप में पैदा हुई, लेकिन उनको लगता है कि उनके अंदर की जो क्वालिटी है वो लड़कों वाली है। तो आगे चल के इस तरह से देखें तो इस तरह की लड़कियां जिनको लगता था कि उनके अंदर की क्वालिटी लड़कों वाली है, तो वो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करा के वो लड़के बन गए, और जो लड़के थे इस तरह के वो लड़कियां बन गए। तो इसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा चाहे हम लेस्बियन की बात करें, हम गे की बात करें, चाहे जो बाइसेक्सुअल हैं हम उनकी बात करें, जिनका दोनों में ही इंटरेस्ट होता है, तो इन सभी की हम बात करें तो जेंडर स्टडी के दायरे में सब के सब लोग आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जेंडर स्टडी का जो एक स्कोप है, जो एक दायरा है, वो काफी बढ़ जाता है। जेंडर स्टडी टेक अ ब्रॉडर अप्रोच। इट emphasizes द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स जेंडर, के विविध जेंडरों को पहचानने के महत्व पर जोर देता है, ताकि सभी के बारे में पता लगाया जा सके, किसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किसकी क्या नीड है, सोसाइटी में किसकी क्या इशू है, सभी के बारे में पता लगाया जा सके। तो इसलिए धीरे धीरे वुमेन स्टडी के स्थान पर हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो अप्रोच है काफी बड़ा है। इट अलाउज फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड इशू, की इसमें जेंडर संबंधी मुद्दों की अधिक व्यापक और समावेशी जांच की अनुमति मिलती है। व्यापक मतलब इसमें सभी जेंडर की बात की जाती है, और समावेशी क्योंकि इसमें सभी जो जेंडर हैं, ठीक है, सभी की बात की जाती है, इसमें सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए समावेशी भी है, कि इसमें हम कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव भी है और इंक्लूसिव भी है, क्योंकि इसमें सभी की बात की जाती है। थर्ड जेंडर है तो उसमें जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें सभी की बात की जा रही है, किसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सभी की यहाँ पर बात की जाती है। इट एग्जामिन्स द सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, की इसमें जेंडर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों की जांच एक सामाजिक संरचना के रूप में की जाती है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो ये क्या है, ये इसको सामाजिक रूप से निर्मित किया गया है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट है। अलग अलग जेंडर को अलग अलग रोल सोसाइटी की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है। तो अलग अलग रोल दिए गए, लेकिन उस रोल की वजह से, उस पर्टिकुलर रोल की वजह से अलग अलग जेंडर्स को काफी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, अगर उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो तो। ठीक है। तो इस सिचुएशन में अलग अलग जेंडर्स के जो लोग हैं उनको क्या दिक्कतें होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है, उन सब की बात इसमें की जाती है। अब हम बात करते हैं कि वेरियस फैक्टर इन द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी, की महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान जो बदलाव हुआ है, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ है, ये परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिंग स्कोप। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं ना, तो जेंडर स्टडी में इसका विस्तार का दायरा काफी बढ़ जाता है। इसमें सारे के सारे जेंडर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, सभी की बात की जा रही है, सभी के एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो इशू हैं, सभी की स्टडी की जा रही है। ठीक है। तो वुमेन स्टडी इनिशियली एम टू एड्रेस वुमेन्स एक्सपीरियंस, की महिला अध्ययनों का उद्देश्य शुरू में महिलाओं के अनुभवों को संबोधित करना था। महिलाओं के जो मुद्दे थे, चाहे हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, चाहे उनके अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, चाहे उनके समाज में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो वुमेन स्टडी में ये सारी चीजें आती थी। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं, तो जेंडर स्टडी सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जितने भी जेंडर हैं उन सभी की इसमें बात की जाती है। इट ऑल्सो अफेक्ट पीपल विद डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज, की इसमें विविध जेंडर पहचान वाले लोगों को शामिल किया जाता है।
ठीक है, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर स्टडी की जाती है, उनके जो इशू हैं उसका पता लगाया जाता है। तो जेंडर स्टडी का जो दायरा है, स्कोप है, काफ़ी बड़ा है। तो इसीलिए वुमेन स्टडी को धीरे धीरे जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट किया गया। तो इसका एक जो बड़ा कारण क्या है, एक्सपेंडिंग स्कोप की। वुमेन अगर हम स्टडी की बात करें तो उसकी तुलना में जो जेंडर स्टडी है, ठीक है, उसमें वुमेन की भी बात की जाती है, बाकी जो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, उनकी भी बात की जाती है। तो इसका दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। जेंडर स्टडी एमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू दिस रियलाइजेशन, कि इस एहसास की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जेंडर अध्ययन सामने आया। इसने जेंडर और इसके पहलुओं की अधिक व्यापक समझ को शामिल करने के लिए जांच के दायरे को व्यापक बनाया, जिसमें जब हम जेंडर की बात करें तो यहाँ पर वुमेन की भी स्टडी की जा रही है, उनके भी एक्सपीरियंसेस देखे जा रहे हैं। उसके अलावा जो थर्ड जेंडर हैं, जो मेल है, ठीक है, अलग अलग जो सारे जेंडर हैं उनके क्या इशू हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, सभी की बात जेंडर स्टडी में की जाती है। तो इसीलिए एक्सपेंडिंग स्कोप जेंडर स्टडी का ज़्यादा है। तो ठीक है, इसके जो क्षेत्र है, एरिया है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे वुमेन स्टडी को जो है जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ इसेंशियलिज्म की अनिवार्यता की आलोचना, मतलब क्या है इसका, कि महिला अध्ययनों में वुमेन स्टडी की जब हम बात करते हैं तो कई बार महिलाओं के अनुभवों तक अनिवार्य होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम वुमेन स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वुमेन की बात की जाती थी, उसमें थर्ड जेंडर की बात नहीं की जाती थी, जो किन्नर हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं की जाती थी, जो बाइसेक्सुअल्स हैं उनकी बात नहीं की जाती थी, जो ट्रांसजेंडर है उनकी बात नहीं की जाती थी। तो इसलिए कई बार इसको मतलब इसको क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो इसमें चाहे हम वुमेन की बात करें, चाहे हम ट्रांसजेंडर की बात करें, चाहे हम किन्नर की बात करें, जो अलग अलग जो जेंडर है सभी की बात की जा रही है, सभी की प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है, पहले पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, आज क्या दिक्कत है, सभी की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्रिटिक ऑफ इसेंशियलिज्म की अनिवार्यता की आलोचना जो वुमेन स्टडी में होती थी, जेंडर स्टडी में चीजें नहीं होती। तो जेंडर अध्ययन इस अनिवार्यता को दूर हटकर यह स्वीकार करते हैं कि लिंग एक सामाजिक रूप से निर्मित श्रेणी है जो संस्कृतियों और ऐतिहासिक अवधियों में भिन्न थी। कि आज के टाइम में जो अलग अलग जो लिंग है, जेंडर है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको जो सामाजिक रूप से उनको जो अलग अलग रोल दिया गया है, हमेशा नहीं थे, पहले अलग थे, आज के टाइम में अलग है, फ्यूचर में अलग हो जाएंगे। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव की विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेशन, कि जेंडर स्टडी स्ट्राइव टू बी इंक्लूसिव, कि जेंडर अध्ययन समावेशी होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें सभी जेंडर्स को शामिल किया जा रहा है, सभी की बात की जा रही है। इट बिलीव दैट जेंडर आइडेंटिटी गोज बियॉन्ड द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, की इसमें बात की जाती है कि जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में मेल और फीमेल की स्टडी की जाती है जेंडर के रूप में। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो इसमें बाइनरी के अलावा जो नॉन बाइनरी हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर है, उसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। इसलिए मोर इंक्लूसिव है। ठीक है, ये ज़्यादा इंक्लूसिव है, ज़्यादा समावेशी है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ट्रांसजेंडर एंड नॉट बाइनरी एक्सपीरियंस, की इसमें ट्रांसजेंडर और गैर द्विधारी अनुभवों का भी अध्ययन शामिल है। तो ये ज़्यादा इंक्लूसिव है वुमेन स्टडी की तुलना में। ठीक है, तो इसलिए एक ये भी रीजन कि जिसकी वजह से वुमेन स्टडी को धीरे धीरे जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है, कि ट्रांस डिसिप्लिनरी इज एसोसिएटेड विद इंक्लूसिवनेस, के ट्रांस अनुशासनात्मक के साथ समग्रता के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, किस तरह से, अ ट्रांस डिसिप्लिनरी कनेक्ट्स ऑल द डिसिप्लिन टुगेदर, कि एक ट्रांस अनुशासनात्मकता सभी विषयों को आपस में जोड़ती है। तो जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं ना, तो ये ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें सोशोलॉजी भी शामिल है, इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी शामिल है, इसमें हिस्ट्री भी शामिल है, लिटरेचर भी शामिल है, कल्चर स्टडी भी शामिल है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो विषय हैं, वो सब आके इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग विषयों का समावेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, की यह जेंडर की व्यापक समझ प्रदान करती है।
डिकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी जेंडर की द्विधारी जो लिंग का विघटन, क्योंकि जब हम देखो बाइनरी जेंडर की बात करते हैं तो बाइनरी में सिर्फ मेल और फीमेल को शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन बाइनरी की बात करते हैं तो नॉन बाइनरी में मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, इस इन सभी को शामिल किया जाता है। तो जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो इसमें सभी जेंडर की बात की जाती है, सिर्फ मेल फीमेल की नहीं बात की जाती। तो वुमेन स्टडी में सिर्फ मेल फीमेल की बात की जाती है कि किस जैसे कि समाज में महिलाओं का क्या रोल है, महिलाओं की क्या स्टेटस है, मेल का क्या स्टेटस है, किस तरह से महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, सिर्फ इन चीज़ पे बात की जाती थी वुमेन स्टडी में। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं की भी बात हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, ठीक है, मेल की भी बात हो रही है, तो ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, सभी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जब हम वुमेन स्टडी की बात करते थे तो दे फोकस ऑन मेल वर्सेस फीमेल एक्सपीरियंस एंड पावर डायनेमिक्स की, वो पुरुष बनाम महिला अनुभवों और शक्ति गतिशीलता पर केंद्रित था। लेकिन जेंडर स्टडी डिकंस्ट्रक्ट द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर की लिंग अध्ययन लिंग की द्विधारी समझ को खंडित करता है, जिसमें सिर्फ मेल और फीमेल की बात की जाती है। बल्कि जेंडर स्टडी में नॉन बाइनरी की बाकी जो ट्रांसजेंडर हैं, जो थर्ड जेंडर है, उसके भी अस्तित्व को स्वीकारा जाता है, उनकी भी बात की जाती है। तो इट टेक्नोलॉजी द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी की है, गैर द्विधारी जो जेंडर पहचानों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, उनकी भी बात करता है, उनकी भी स्टडी करता है। और इसके अलावा जब हम जेंडर स्टडी की बात करें तो इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। वुमेन स्टडी फोकस्ड ऑन फेमिनिस्ट आइडियाज की महिला अध्ययन जो है सिर्फ नारीवादी विचारों पे केंद्रित थे। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो जेंडर स्टडी रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर एक्सपीरियंस की, जो एक ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो जो ये जेंडर में जो डाइवर्सिटी हम जो देखते हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, ये जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं, तो जेंडर अध्ययन जेंडर अनुभवों की विविधता पर वैश्वीकरण के प्रभाव को पहचानता है, उनके अधिकारों की बात करता है, उनके राइट्स की बात करता है। तो इसलिए जेंडर स्टडी का जो स्कोप है, दायरा है, काफ़ी बढ़ जाता है और वुमेन स्टडी भी इसमें शामिल हो जाती है। तो इसलिए वुमेन स्टडी को सिर्फ वुमेन स्टडी पर ना रखकर उसको जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट कर दिया। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, सम लैंडमार्क फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की, सामाजिक सुधार आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारा अधिकार है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं और इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरी राज्य अपने बच्चों को भेजते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी जॉब मिले। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करते हैं, 18-19 सेंचुरी के आसपास की बात करते हैं, तो वहाँ पर आज के टाइम में जितनी सहूलियत है उस टाइम उतनी सहूलियत नहीं थी। उस टाइम लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, विधवा फिर से विवाह कर नहीं सकती थी। तो इस तरह से समाज में काफ़ी सारी बुराइयां थी और उन बुराइयों को दूर करने के लिए, उन एविल्स को दूर करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने अपनी अलग अलग संस्थाएं बनाई ताकि जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल एविल्स हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। तो 18-19 सेंचुरी में हमें काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म देखने को मिले, काफ़ी सारे सामाजिक सुधार आंदोलन देखने के लिए मिले, जिसका मुख्य मकसद क्या था कि जो ये समाज की बुराइयां हैं इसको ख़त्म करना और एक अच्छे समाज की स्थापना करना। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे जो भारत में हुए और भारत के जो अलग अलग समाज सेवी थे, उन्होंने ये जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किया अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। तो वीडियो पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकड्रॉप या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, ठीक है। तो हम पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, 18-19 सेंचुरी में क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे।
तो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी पैथेटिक, कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो पुरुषों की तुलना में काफी दयनीय थी। क्यों थी? क्योंकि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। उनको जो एजुकेशन का जो राइट है, शिक्षा का अधिकार है, उनको उससे वंचित रखा जाता था। निश्चित समुदायों में विशेषकर लड़कियों को बाहर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, चाहे हम सुरक्षा कह लें, ठीक है, कोई भी इशू है वो हो, लेकिन लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको सिर्फ घर तक और घर के कामों में ही रखा जाता था। तो आज के टाइम में लड़कियों को जो अधिकार मिल रहे हैं, सरकार जो हमारा संविधान है जिसमें सभी को बराबर अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, अंग्रेजों का टाइम था। ठीक है। और जितने आज के टाइम में अधिकार फैसिलिटी मिली है उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। आज के टाइम में जितने स्कूल हम देखते हैं, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया जिसमें कहा गया कि हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 3 किलोमीटर पर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। ठीक है, 5 से 7 किलोमीटर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। तो उस टाइम इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, तो लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता था घर से, और उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। और उस टाइम की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आज के टाइम में तो स्कूल्स में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। उस टाइम एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड इन ट्रेडिशनल स्कूल। कौन कौन से स्कूल थे? जैसे अंग्रेजों ने स्कूल ओपन किए, उसके अलावा मदरसा था, मकतब थे, गुरुकुल थे। तो इन अलग अलग जगहों पे बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जाती थी। गर्ल्स की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं। और वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू रिमेरी आफ्टर बिकमिंग अ विडो, कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसको फिर से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। और कुछ क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सती प्रथा भी अस्तित्व में थी। सती प्रथा क्या है? जिसमें जब अ, स्त्री के पति की डेथ होती है, किसी फीमेल के, वुमेन के हस्बैंड की डेथ होती है, तो उसकी बॉडी के साथ उस स्त्री को भी जला दिया जाता था। तो इसको सती प्रथा कहते थे, जो आमतौर पर अगर हम देखते हैं राजस्थान साइड में हम यहाँ पर ज़्यादा ये देखने को मिलती थी। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं सती प्रथा भी अस्तित्व में थी। अब जब हमें सारी उस टाइम की जो क्या समस्याएं थी समाज की वो हमें पता चल गई, कि वुमेन से रिलेटेड, कि वुमेन को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, और सती प्रथा भी जैसी चीज़ें थी, विधवा को फिर से विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह समाज में काफ़ी सारी जो हमें समस्याएं देखने को मिलती है और फीमेल से रिलेटेड। तो अब क्या है, जब समस्या है तो उसके समाधान के लिए आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं। तो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इज अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, कि सामाजिक सुधार आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है। एक क्यों किया जाता है? ताकि समाज की जो बुराइयां हैं उसको खत्म किया जा सके, एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सके। तो इट इज अ मूवमेंट टू ग्रेजुअली इम्प्रूव एनी एरिया ऑफ सोसाइटी, कि यह समाज के किसी क्षेत्र को धीरे धीरे बेहतर बनाने का आंदोलन है। ठीक है, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है आगे धीरे धीरे हम बात करेंगे। जैसे मान लो वुमेन को एजुकेशन का राइट नहीं था, तो धीरे धीरे पहले वुमेन एजुकेशन को लेकर अवेयर करना, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना। ठीक है, लड़कियों को धीरे धीरे स्कूल तक लाना, उनकी स्कूलिंग जो है कंप्लीट करवाना, धीरे धीरे उनके लिए हायर एजुकेशन के जो दरवाजे हैं वो खोलना, कॉलेज में उनके लिए एंट्री देना। ठीक है, तो इस तरह से जब हम सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो इट इज़ अ मोमेंट टू ग्रेजुअली इम्प्रूव एनी एरिया ऑफ सोसाइटी, के समाज के किसी क्षेत्र को धीरे धीरे बेहतर बनाने का आंदोलन है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द एविल्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। किसका उद्देश्य क्या है? समाज में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको खत्म करना और एक अच्छे समाज की स्थापना करना। यह भेदभाव रहित एक बेहतर समाज की स्थापना पर जोर देता है। ठीक है, कौन? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो इसलिए तो हम जब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो काफी सारे आंदोलन हुए, अलग अलग जो महापुरुष थे उन्होंने इस इन आंदोलनों का नेतृत्व किया, ताकि समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म किया जा सके और एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सके।
तो रिफॉर्म इज ऑलवेज रिएक्शन अगेंस्ट ह्यूमन इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन इन सोसाइटी, कि सुधार हमेशा समाज में मानवीय जो अन्याय है, मानव के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। Many social reformers in India raised their voice against injustice and exploitation, कि भारत में कई समाज सुधारकों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, जिसमें से प्रमुख कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी थे, ज्योतिबा फूले थी, पंडित रमाबाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष थे जिन्होंने इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, दे ट्राई टू रिमूव दिस एविल्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, कि उन्होंने समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने महिलाओं को समाज में अपना स्थान दिलाने का अपना पूरा एफर्ट लगाया, पूरा प्रयास किया। और समाज सुधारकों का मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की एक शक्तिशाली एजेंसी है, इसलिए शिक्षा का जो अधिकार है पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। जैसे लड़कों को स्कूल भेजा जाता है तो वैसे लड़कियों को भी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्र को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। जैसे पुरुषों का शिक्षित होना अनिवार्य है, वैसे महिलाओं का भी शिक्षित होना अनिवार्य है। द मेन एरियाज ऑफ दिस मूवमेंट्स, की ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे इसका एरिया क्या था? वुमेन एजुकेशन था, वुमेन राइट्स था, ठीक है, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, जो सती प्रथा है उसको खत्म करना, चाइल्ड मैरिज को खत्म करना, विधवा पुनः विवाह, और जो कास्ट सिस्टम है, जो ये छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, इन चीज़ों को खत्म करना, ताकि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिले, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आगे बढ़ सके। तो हम कुछ इसी तरह से जो सोशल रिफॉर्म है, ठीक है, सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से उस टाइम, जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो कौन कौन से उस टाइम के जो आंदोलन हुए, ठीक है, कौन कौन से जो अलग अलग संस्थाएं खोली जिन्होंने समाज में इस तरह के जो सोशल एविल्स थे, सामाजिक बुराइयां थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया। तो हम ये बात करेंगे ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की बात करेंगे, सत्यशोधक समाज की बात करेंगे, आर्य समाज की बात करेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट की बात करेंगे, रामाकृष्णा जो मिशन था उसकी हम बात करेंगे, और मुक्ति मिशन था हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग जो ये मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, जिसका मुख्य मकसद क्या था? सामाजिक बुराइयों को खत्म करना और एक अच्छे समाज की स्थापना करना, जहां पर सभी को बराबर अधिकार मिले। तो सबसे पहले अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो समाज या सभा, जिसको बाद में समाज कहा गया, इन 1828 की। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू वर्शिप द एटर्नल गॉड, की इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो सामाजिक बुराइयां थी, ठीक है, जो हम कह सकते हैं ना अंधविश्वास था, उसको खत्म करना, और इसका मुख्य उद्देश्य था शाश्वत भगवान की पूजा करना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द प्रैक्टिस ऑफ सती, कि वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने की चुनौती दी। और उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम बात करें, 1829 में सती प्रथा को एक अपराध घोषित कर दिया गया। और इसके साथ साथ जब हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, तो उन्होंने, वो बाल विवाह के भी खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे, कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए और बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग जो मुद्दे थे जिस पर उन्होंने आवाज बुलंद की। और धीरे धीरे जो हम देखते हैं आगे चलकर, इसमें टाइम लगा, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली गई। फिर हम प्रार्थना समाज की बात करते हैं, प्रार्थना समाज मूवमेंट, प्रार्थना समाज आंदोलन की बात करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वो सोशल रिफॉर्म, की इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, समाज सुधार करना। इसमें जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना शामिल था। तो इन्होंने अपनी जो प्रार्थना समाज जो मूवमेंट था, इसमें उन्होंने क्या चीज की कि जाति प्रथा को बिल्कुल खत्म करना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए, फीमेल को भी एजुकेशन देना चाहिए, लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, विधवा का फिर से विवाह होना चाहिए, और पुरुषों और महिलाओं की जो शादी की जो उम्र थी उसको बढ़ाना चाहिए।
बचपन में छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। फिर हम सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले, काफ़ी नाम आपने इनका सुना होगा। ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता एवं जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था। तो उस टाइम में देखिए जो एक बहुत बड़ा जो एक मुद्दा था, एक हम कह सकते हैं सामाजिक बुराई थी, जाति प्रथा थी, ठीक है, छुआछूत थी। तो लगभग जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुए, सब में एक मुख्य था कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होनी चाहिए, औरतों को भी महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए, जो बाल विवाह है उसको खत्म करना चाहिए, सती प्रथा को खत्म करना चाहिए। तो जब हम सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो इसका भी उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता एवं जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था। समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, इसको खत्म करना था। और जब हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फूले, उनके साथ मिलकर लड़कियों के लिए उन्होंने विद्यालय 1848 में उन्होंने विद्यालय शुरू किए। और विधवा पुनर्विवाह के प्रति उनके जो द्वारा किए गए जो प्रयास थे काफी सराहनीय थे। ठीक है। तो सत्य शोधक समाज जब हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। और उनका इसमें पूरा जो साथ मिला, किसका मिला? उनकी जो वाइफ थी, धर्मपत्नी थी, सावित्रीबाई फूले का। फिर हम आर्य समाज की बात करते हैं तो इसको भी आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। ठीक है। वेदों के माध्यम से उसमें कहीं कहीं बातों के माध्यम से वो समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर जो इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको ख़त्म की जा सके। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी 1875 में, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इनका भी उद्देश्य क्या था? जातिवाद का विरोध करना। विधवा पुनर्विवाह के वो समर्थक थे और भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहते थे। तो ये सारे जो मुद्दे थे, ठीक है, इसके माध्यम से, अपने आर्य समाज के माध्यम से जो समाज में जो जाति व्यवस्था थी, ठीक है, जो छुआछूत थी, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे, सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करना चाहते थे। और इट एम्फेसाइज ऑन ट्रीटिंग एवरीवन विद लव एंड जस्टिस, किसमें सभी के साथ प्रेम और न्याय का व्यवहार करने पर जोर दिया गया। फिर हम यंग बंगाल मूवमेंट की बात करते हैं, युवा बंगाल आंदोलन की बात करते हैं। इट वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी की, 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में हुआ एक सुधारवादी आंदोलन था। और इसका नेतृत्व किसने किया? उस टाइम जो वहाँ के हिंदू कॉलेज के जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, डेरोजियो, उन्होंने इसका किया। और इट प्रमोटेड रैशनल थॉट एंड साइंटिफिक थिंकिंग, कि उन्होंने जो समाज की जो अंधविश्वास था, ठीक है, उसके स्थान पर उन्होंने साइंटिफिक थिंकिंग की बात की, रैशनल थॉट की बात की। ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इट्स मेन एम टू सपोर्ट वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन, कि इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का समर्थन करना था। फिर हम रामाकृष्णन मिशन की बात करते हैं, जिसको किसने स्टार्ट किया? जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया। तो रामाकृष्णन मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन द ईयर 1897। तो रामाकृष्णन मिशन, विवेकानंद जी ने रामाकृष्णन नाम से क्यों ये मिशन स्टार्ट किया? क्योंकि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है। तो अपने गुरु के नाम पर उन्होंने इस मिशन की स्थापना की। और ही फाउंडेड रामाकृष्ण मिशन फॉर सोशल वेलफेयर, कि उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में व्याप्त जो अज्ञानता है उसको दूर करना था। और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा एवं उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने मतलब इस चीज पे जोर दिया कि वो जापान, जब उन्होंने जापान का दौरा किया तो वहाँ के यूथ को देखकर वो काफी प्रभावित हुए। और उन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि एक अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और शिक्षा का मतलब दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि जब महिला और पुरुष सबको साथ में समान रूप से शिक्षा दी जाएगी तभी कोई भी देश आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। फिर हम मुक्ति मिशन की बात करते हैं। तो मुक्ति मिशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1889 बाय पंडित रमाबाई, कि पंडिता रमाबाई द्वारा 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की गई।
और दिस ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्टेड एज अ होम फॉर ऑपरेश विडो, कि ये संगठन प्रताड़ित विधवाओं के लिए एक घर के तौर पर शुरू किया गया। मतलब क्या था कि समाज में जो विधवाएं थी जिनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनके घर पर उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, तो ऐसी विधवाओं के लिए पंडित रमाबाई ने मुक्ति मिशन बनाया जहां पर इनके रहने की व्यवस्था की। ठीक है, तो यह संगठन प्रताड़ित विधवाओं के लिए एक घर के तौर पर शुरू किया गया जहां पर उनको एक आवास प्रदान किया जाता था, और यह संगठन महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए काम करता था। रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों एवं बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। तो इसलिए जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो पंडित रमाबाई का नाम भी बहुत आदर सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि चाहे हम सावित्रीबाई फूले की बात करें, पंडित रमाबाई की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनका जो है योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। और एक चीज जो हम बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी यहाँ पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वुमेन राइट की बात करते हैं, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में इनका योगदान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यासागर जी डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टुवर्ड सोशल रिफॉर्म, कि विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार को समर्पित कर दिया। अगर हम बात करें, ये बंगाल से आते थे, और इनका जब हम बात करते हैं, समाज सुधारक की बात करते हैं, सोशल रिफॉर्मर की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में इनका नाम बहुत ही आदर सम्मान से लिया जाता है। ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड डिनाउंस चाइल्ड मैरिज, की उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया लेकिन बाल विवाह का खंडन किया। उनके प्रयास के फलस्वरूप भारतीय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अनुच्छेद 1856 में स्थापित किया गया, जहां पर जो विधवा हैं उनको फिर से विवाह का अधिकार प्रदान किया गया। और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कई महिला जो विद्यालय थे उसकी उन्होंने स्थापना की। तो इस क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान भी अतुलनीय है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की, सामाजिक सुधार आंदोलनों का क्या महत्व रहा है। तो इन आंदोलनों ने सामाजिक सुधार हेतु लोगों की जो सोचने का तरीका था, जो एक रूढ़िवादी सोच थी, उसको मतलब लोगों को फिर से सोचने पे मजबूर किया। ठीक है, इन्होंने लोगों की जो सोच है उसको बदलने का प्रयास किया कि नहीं, समाज में जो बुराइयां हैं, चाहे हम सती प्रथा की बात करें, चाहे हम बाल विवाह की बात करें, चाहे हम विधवा पुनः विवाह की बात करें, तो जो अच्छी चीजें हैं उसको अपनाना, जो खराब चीजें हैं उसको खत्म करना, लड़कियों को उनको भी लड़कों के समान अच्छी एजुकेशन देना, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। तो इन आंदोलनों ने सामाजिक सुधार हेतु लोगों को फिर से सोचने पे मजबूर किया। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया, महिला शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया गया, और जो सामाजिक जो कुरीतियां थी, सोशल एविल्स थे, चाहे हम सती प्रथा की बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, इन चीजों को खत्म करने का प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह पे उन्होंने जोर दिया और आधुनिक शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहित किया। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण सिद्धांत। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आपको सोशलाइजेशन थ्योरी के बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण सिद्धांत। तो देखिए, जब हम सोशलाइजेशन थ्योरी की बात करें ना, तो इस एक किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम जेंडर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सोशलाइजेशन थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, की यह सिद्धांत समाजशास्त्र और मनोविज्ञान पर आधारित है। तो जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी, और जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, और सोशलाइजेशन थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो जब हम जेंडर की बात कर रहे थे, तो आप सबको पता है कि जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है जो जिसका निर्माण सामाजिक रूप से समाज के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सोशोलॉजी की बात करें कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, के समाज शास्त्र पे आधारित है कि किस तरह से जो जेंडर है इसका निर्माण समाज के द्वारा समाज में हो रहा है। और साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसका बच्चे के माइंड पर किस तरह से असर पड़ रहा है, बच्चा किस तरह से इसको सीख रहा है। ठीक है,
इट स्टेट दैट सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि ये बताता है कि समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चा सोसाइटी में पैदा होता है और सोसाइटी के जो रूल होते हैं, नियम होता है, कल्चर होता है, भाषा होता है, उसको सीखते हुए बड़ा होता है और इसी से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है और ये सोशलाइजेशन जीवन भर होता है। ठीक है, पीपल्स जेंडर आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, की लोगों की लिंग पहचान उनके सामाजिक परिवेश से ही आकार लेती है। ठीक है, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर को हम बार बार कह रहे हैं सोशली कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक रूप से निर्मित है। बच्चा जिस समाज में पैदा होता है, ठीक है, उस समाज के तौर तरीके सीखता है। जेंडर के रूप में फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने सोसाइटी से सीखता है कि फीमेल फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसकी ड्रेसिंग क्या है, उसके जो बोलने का तरीका किस तरह से होगा। इसी तरह से मेल की है कि मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्रेसिंग क्या है, उसके बोलने का तरीका क्या है, उसकी समाज में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो लोगों की लिंग पहचान उनके सामाजिक परिवेश से ही आकार लेती है। और अलग अलग सोसाइटी में हम जाते हैं, अलग अलग कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, चाहे मेल की बात करें फीमेल की बात करें, सोसाइटी टू सोसाइटी अलग होती हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो हम जब जेंडर की बात करते हैं तो जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम मेल फीमेल की थी, आज के टाइम में बात करें तो काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हुई है, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। पहले की बात करते थे तो अगर हम देखते थे कि फीमेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो घर के अंदर ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सोसाइटी में जिस तरह से चेंजेस आए हैं, तो जेंडर का जो रोल है उसमें भी परिवर्तन आए हैं। अब फीमेल जो है वो बाहर निकल रही हैं, वो अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं। तो धीरे धीरे जब सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो जेंडर रोल में भी परिवर्तन आते हैं। तो पीपल्स जेंडर आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, के लोगों की लिंग पहचान उनके सामाजिक परिवेश से आकार लेती है। पीपल लर्न जेंडर रोल एंड बिहेवियर थ्रू सोशल इंटरेक्शन, की लोग सामाजिक संपर्क के माध्यम से लिंग भूमिकाएं और व्यवहार सीखते हैं। जब आप सोसाइटी में आप पैदा हो रहे हो, जिस सोसाइटी में आप पल बढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आप अपने घर में आप अपने बड़ों को देखते हो। ठीक है, घर में आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, माता को देखते हो, पिता को देखते हो। ठीक है, चाचा को देखते हो, चाची को देखते हो, मामा मामी को देखते हो। तो वहां से देखकर आपको एक चीज़ सीखते हैं कि अच्छा, जो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेल का काम क्या है, फीमेल का काम क्या है, मेल के बोलने का तरीका क्या है, फीमेल के बोलने का तरीका क्या है, किसकी किस तरह से ड्रेसिंग है, कौन अलग अलग जो फेस्टिवल होता है तो उस पर क्या ड्रेसिंग है। ठीक है, अलग अलग जो फेस्टिवल जो होते हैं तो उस फेस्टिवल में, ठीक है, किस तरह से ड्रेसिंग फीमेल की होती है, वो किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, घर में क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेल का क्या होता है। तो पीपल लर्न जेंडर रोल्स एंड बिहेवियर थ्रू सोशल इंटरेक्शन, के लोग सामाजिक संपर्क के माध्यम से लिंग भूमिकाएं और व्यवहार सीखते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स देयर फैमिली, पीयर्स, कल्चर, मीडिया, स्कूल एक्सेप्ट्रा, कि इसमें उनका परिवार भी शामिल है। बच्चे अपने परिवार से भी सीख रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप से भी सीख रहे हैं, अपने कल्चर से भी सीख रहे हैं, मीडिया से भी सीख रहे हैं, टीवी में मोबाइल में चीज़ों को देख के सीख रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। तो ये अलग अलग जो हम कहते हैं ना कि ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्थान है, जहाँ से बच्चे सीख रहे हैं, जहाँ से बच्चों का सोशलाइजेशन हो रहा है। और यहीं से बच्चे जो अलग अलग जो जेंडर के रोल हैं अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, माता को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं। जब अपने पीयर ग्रुप में जाते हैं तो अक्सर जब लड़कों का ग्रुप होता है, ठीक है, तो लड़के कई बार आपस में कहते हैं कि यार क्या तुम लड़कियों वाले काम कर रहे हो। ठीक है, लड़कियों में भी सेम ऐसी चीज होता है। ठीक है, संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोलने का तरीका हो गया, यहाँ पे पहनावा हो गया, यहाँ पे रीति रिवाज हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। मीडिया, विद्यालय में भी हम देखते हैं, तो आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में देखोगे लड़कों की ड्रेस अलग होती है, लड़कियों की ड्रेस अलग होती है। एक साइड लड़कियां बैठती हैं, एक साइड लड़के बैठते हैं। ठीक है, करिकुलम में भी, बुक्स में भी देखोगे तो वहाँ पर भी अगर लड़के लड़की या मेल फीमेल की आप पिक्चर देखोगे तो वहाँ पे उनकी ड्रेसिंग अलग होगी। ठीक है, लड़कों के बाल छोटे होंगे, लड़कियों के बड़े होंगे, चोटी बंदी होगी। तो इस तरह से अब जो हम देखते हैं ना, तो दिस इंक्लूड्स देयर फैमिली, पीयर्स, कल्चर, मीडिया, स्कूल, इन सभी जगहों से जो जेंडर रोल्स हैं वो बच्चा सीखता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज, कि इसमें भाषा भी आती है, संचार भी आता है, सोशल स्किल, समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से खाना है।
ठीक है, किस तरह से ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो इसमें भाषा भी आती है, संचार भी आता है, सोशल स्किल भी आती है। ठीक है, और इसके साथ साथ दृष्टिकोण है, विश्वास है, मूल्य है, इन सभी चीज़ों का विकास होता है। ठीक है, तो इन सभी की बात किसमें की जा रही है, सोशलाइजेशन थ्योरी में, कि किस तरह से, ठीक है, जेंडर के कंटेक्स्ट में बच्चों का सोशलाइजेशन या समाजीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड एंड प्रैक्टिस सिंस द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे के जन्म से ही जेंडर का निर्माण और अभ्यास किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए, और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि परिवार और समाज रंग के अनुसार बच्चों के कपड़े और खिलौने तय करते हैं, कि लड़की है तो उनके लिए ज़्यादातर पिंक कलर है, लड़के हैं तो उनके लिए ब्लू कलर। ठीक है, लड़कियों के लिए किचन सेट खरीदा जाता है, उनके लिए गुड़िया डॉल खरीदी जाती है, और लड़कों के लिए बात करें तो उनके लिए कार बाइक इस तरह के खिलौने खरीदे जाते हैं। अगर लड़की है तो लड़की का नाम छोटी होगा, ठीक है, परी होगा। लड़का है तो छोटू होगा, राजकुमार होगा, बहादुर भी कहेंगे, शेर भी कहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जेंडर इज अ लर्न बिहेवियर, जेंडर एक सीखा हुआ व्यवहार है, जो बच्चा कहाँ से सीख रहा है, अपने सोसाइटी से सीख रहा है, समाज से सीख रहा है, समाज में लोगों से सीख रहा है। दिस कैन बी नेम्ड एज ए जेंडर सोशलाइजेशन, और इसे ही क्या कहते हैं, जेंडर समाजीकरण का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑन सोशलाइजेशन थ्योरी, कि समाजीकरण सिद्धांत पर क्या दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो तीन तरह के दृष्टिकोण है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच, सोशल लर्निंग अप्रोच एंड सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे तीन अप्रोच हैं। तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच कहते हैं ना सोशलाइजेशन थ्योरी में, तो इस अप्रोच में क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण, जिसका संबंध किससे है, आपके दिमाग से है। तो इस समाजीकरण को आकार देने में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है, कि बच्चा जब अपने घर में अपने से बड़ों को देखता है, दूसरे को लोगों को देखता है कि जेंडर के रूप में फीमेल किस तरह से काम कर रही है, मेल किस तरह से काम कर रहे हैं, फीमेल की क्या ड्रेसिंग है, मेल की क्या ड्रेसिंग है, बोलने का क्या तरीका, तो बच्चा उसको देखता है, सोचता है, समझता है, सीखता है। तो यहाँ पर क्या चीजें आ रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बच्चा देखकर दूसरों के बोलने का तरीका, किस तरह से पहनने का तरीका है, खाने का तरीका, तो बच्चा चीजों को देख रहा है, तो उसके बच्चे जब इस तरह से बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, उसके दिमाग पर उस चीज को बच्चा देख रहा है, बार बार ऑब्जर्व कर रहा है, तो बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच। और फिर दूसरा हम सोशल लर्निंग अप्रोच बात करेंगे, सामाजिक शिक्षण दृष्टिकोण की बात करेंगे। तो ये व्यवहार को आकार देने में, कि बच्चे का जो व्यवहार है, बिहेवियर, उसको शेप देने में यहाँ पर दो चीजें आती हैं, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। कि अक्सर हम सोसाइटी में क्या देखते हैं, कि जब पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं तो दो चीजें, या तो उनको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, या तो उनको पनिशमेंट देंगे। तो इस तरह से बच्चा अपने समाज में जो है चीजों को सीखता है। ठीक है, कई बार खुद से सीखता है, कई बार सोसाइटी जो है, उसके पेरेंट्स जो है, टीचर जो है, वो बच्चों को पनिशमेंट या रिइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तीसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, यह मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के मानवीय अंतर्क्रियाओं तथा प्रतीकों से जुड़े अर्थों पर केंद्रित है। कि अक्सर क्या होता है कि हम सोसाइटी में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, सबके बोलने का अलग अलग तरीका होता है, कई बार हम बोलकर एक दूसरे को बताते हैं, कई बार इशारों से बताते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल भी होता है। ठीक है, सिंबॉलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे हम ड्रेसिंग की बात करें, ठीक है, बाल बनाने का तरीका है, ठीक है, औरतों की ड्रेसिंग अलग होगी, आदमियों की ड्रेसिंग अलग होगी, लड़कों की अलग होगी, लड़कियों की अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कि कई बार बोलकर भी, बोलने के तरीके से भी, और सिर्फ देखकर सिंबॉलिक की हम चीज़ों को पहचान जाते हैं। तो इट फोकसेस ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड मीनिंग अटैच्ड टू सिंबल्स, की अलग अलग सिंबल से क्या मीनिंग हमें पता चलती है। तो ये तीन यहाँ पर अप्रोच पर्सपेक्टिव इसमें आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डज जेंडर सोशलाइजेशन हैपन, कि लिंग समाजीकरण किस तरह से होता है। तो देखिए, अलग अलग जब हम एजेंसीज की बात करते हैं, ठीक है, तो फैमिली एंड सोशलाइजेशन, फैमिली की बात करते हैं तो बच्चे का पहला घर, पहला स्कूल, ठीक है,
उसकी फैमिली होती है। सबसे छोटी यूनिट अगर हम मान के चलें समाज की, तो बच्चा अपने फैमिली में अपने बड़ों को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने माता को देखता है, पिता को देखता है। ठीक है, उनके अलग अलग जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखता है कि जो उनकी मदर है उनका काम घर में ज़्यादा होता है, फादर का काम ड्यूटी, तो ड्यूटी कौन जाता है, फादर जाते हैं। घर में काम कौन करता है, मदर करती हैं। ड्रेसिंग भी देखता है कि अच्छा मदर की ड्रेसिंग अलग है, फादर की ड्रेसिंग अलग है। चाहे हम बालों की बात करें, बाल भी अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखता है कि मम्मी फास्ट रखती है, किसके लिए रखती है, फादर के लिए रखती है। घर में फेस्टिवल आते हैं तो जो है ज़्यादातर जो है मदर है वो साड़ी पहनती हैं, पिताजी हैं कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ठीक है, घर में जो डिसीजन ले रहा है उसमें या तो मदर का रोल ज़्यादा है या तो फादर का रोल ज़्यादा है। तो पहला जो सोशलाइजेशन बच्चों का होता है, ठीक है, जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें तो इसके परिवार में होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा पीयर ग्रुप में जाता है, दोस्तों में जाता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को सीखता है कि लड़के के रूप में उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लड़की के रूप में उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, किसी ना किसी कास्ट में जन्म लेता है। ठीक है, अलग अलग कास्ट होती है तो अलग अलग कास्ट के अपने तौर तरीके होते हैं। बच्चे उसी में उस कास्ट में ही बच्चों का सोशलाइजेशन होता है। लड़कियों का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़कों का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह की ड्रेसिंग है उस कास्ट के हिसाब से। इस तरह से बच्चों का भी मतलब कास्ट का भी काफ़ी असर पड़ता है। रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन में लड़कियों के लिए अलग ड्रेसिंग होती है, लड़कों के लिए अलग ड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस चीज़ का भी वर्शिप के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इस तरह से जो बच्चों का जेंडर सोशलाइजेशन जो होता है उस पर रिलीजन का भी काफ़ी असर पड़ता है। एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूल की हम बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, स्कूल में जाएंगे, लड़कों की ड्रेस अलग होगी, लड़कियों की ड्रेस अलग होगी, दोनों की सीटिंग अलग होगी। ठीक है, दोनों के अगर हम यहाँ पर बात करें, टॉयलेट्स भी आप देखेंगे तो अलग होंगे और उसमें अलग अलग सिंबल बने होंगे, लड़कियों के लिए अलग बना होगा, लड़कों के लिए अलग बना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिंबॉलिक भी तो हो रहा है। ठीक है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, अलग अलग कल्चर है, कल्चर में वहाँ के फूड आ जाता है, भाषा आ जाती है, ड्रेसिंग आ जाती है, फेस्टिवल आ जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हम देखते हैं कि कल्चर में बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, रहन सहन अलग है, खाने पीने का तरीका जो है वो अलग होता है। ठीक है, अक्सर फैमिली में देखते हैं, विलेज फैमिली में जाएंगे तो औरतें एक साथ खाती हैं, आदमी एक साथ खाते हैं। शहर साइड में देखेंगे तो परिवार कई बार साथ में खाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फीमेल जो है फास्ट रखती हैं, मेल फास्ट ज़्यादातर नहीं रखते। तो इस तरह से अलग अलग कल्चर की बात करें तो उसका भी बच्चों पर जेंडर पे काफ़ी असर पड़ता है, जेंडर सोशलाइजेशन पे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों का इंडिविजुअल का ह्यूमन का सोशलाइजेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, की लिंग सामाजिकरण के क्या प्रभाव हैं। तो इट कैन reinforce ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप, की यह पारंपरिक लिंग रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकता है। ठीक है, कि मतलब बच्चा जब देखता है ना पैदा होने के बाद धीरे धीरे उसका जब समाज में सोशलाइजेशन हो रहा है, और सोशलाइजेशन किस तरह का, जेंडर सोशलाइजेशन, वो देख रहा है कि मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मेल क्या काम कर रहा है, फीमेल क्या काम कर रहा है, मेल बाहर का काम कर रहा है, फीमेल घर के काम कर रही है, खाना बनाना है तो बच्चा ही नहीं कहेगा कि पिताजी मुझे खाना दे दो, वो मदर को ही कहेगा, घर में जो फीमेल है उसको ही कहेगा। ठीक है, साड़ी सूट की अगर बात आएगी तो उसको पता है कि जो है एक जो कपड़े हैं ये फीमेल ही पहनती हैं। ठीक है, औरतें साड़ी पहनेंगी, लड़कियां हैं सूट पहनेंगी। तो और मोस्टली हम देखते हैं मेल की बात करेंगे तो पैंट शर्ट पहनेंगे, इस तरह से। ठीक है, बोलने का तरीका भी अलग हो जाता है, बाल बनाने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो इट कैन reinforce ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप, की पारंपरिक लिंग रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकता है। बच्चे के माइंड में आ सकता है कि भाई ये देखेगा कि अच्छा घर के काम है तो फीमेल के लिए है, बाहर के काम है तो मेल के लिए है। इट कैन लिमिट पीपल्स अपॉर्चुनिटी, के लोगों के अवसरों को सीमित कर सकता है कि भाई अब अपॉर्चुनिटी को कैसे, कि अच्छा लड़कियां हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा क्या होगा, या तो सिर्फ टीचिंग में जाएंगी या तो नर्सिंग में जाएंगी, बाकी लड़के हैं वो इंजीनियरिंग में जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से अब हम बात करते हैं तो कई बार ये प्रोफेशन को भी बिल्कुल सीमित कर सकता है कि लड़के होंगे तो इकोनॉमिक्स और इस फील्ड में जाएंगे, लड़कियां होंगी तो उनको होम साइंस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की थिंकिंग, बिल्कुल स्टीरियोटाइप थिंकिंग अगर लेके चलेंगे जेंडर के संदर्भ में, ओपन थिंकिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी भी कम हो सकती है। आप सब भी अलग अलग फैमिली से आते होंगे, तो अ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बीएड कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, हो सकता है आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, और हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो पेरेंट्स की वजह से कर रहे हो, ठीक है। इट कैन अफेक्ट पीपल्स करियर चॉइस, कि यह लोगों के करियर विकल्पों को भी प्रभावित कर सकता है। हो सकता है आपका जो है, आप एमबीए करना चाहते हो, बीबीए एमबीए करना चाहते हैं, आप जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, आप टीचिंग ही करो, यही आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। तो ये आपके करियर विकल्प जो है उसको भी प्रभावित कर सकता है। इट कैन अफेक्ट पीपल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, के लोगों के पारस्परिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है, कि जेंडर के रूप में मेल के साथ किस तरह के रिलेशन है, फीमेल के साथ किस तरह के रिलेशन, तो इन चीज़ों को भी ये प्रभावित करता है। हाउ कैन जेंडर सोशलाइजेशन बी चैलेंज, की लिंग समाजीकरण को कैसे चुनौती दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, किस तरह से जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है इसको कम किया जा सकता है। तो यूजिंग स्कूल करिकुलम मटेरियल, की विद्यालय पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना, कि अगर हम इस तरह के जो स्टीरियोटाइप, जो जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें, रूढ़िवादी जो हम बात करें, तो उसको खत्म करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो स्कूल का जो करिकुलम है उसमें चेंज कर दो, ठीक है। जिस तरह से मतलब वहाँ पर स्टीरियोटाइप की जगह एक अच्छी मतलब कंटेंट होना चाहिए, जहाँ पर इस तरह का नहीं, जहाँ पे जब बच्चा उसको पढ़े तो उसके माइंड में इस तरह की रूढ़िवाद सोच नहीं होनी चाहिए, उसके वो पढ़कर वो बच्चा इस तरह का कंटेंट होना चाहिए कि बच्चा सीखे, लड़के भी देखें लड़कियां भी देखें, पढ़े, तो उनको पता चले कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, जो जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड में काम कर सकता है। औरतें, लड़कियां सिर्फ घर के लिए नहीं, घर के बाहर भी काम कर सकती हैं, और मेल सिर्फ घर के बाहर नहीं हो, घर के अंदर बाहर दोनों काम कर सकते हैं। तो हर कोई कुछ भी कर सकता है जहां उसका मन हो, जो वो चाहे, ठीक है। एनकरेजिंग इक्वल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के बीच समान भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये नहीं कि अगर मान लो बाहर स्पोर्ट्स भी है तो लड़कियों को भी पूरा अपॉर्चुनिटी देना कि नहीं, तुम भी लड़कों के साथ इसमें पार्टिसिपेट करो, तो जो भी एक्टिविटी है दोनों को बराबर मौके देना। इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, के खेल और शारीरिक शिक्षा में सभी विद्यार्थियों का समावेशन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? जेंडर डिफरेंस थ्योरी, लिंग भेद सिद्धांत, या इसको आप लिंग अंतर सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेंडर डिफरेंस थ्योरी क्या है, और ये थ्योरी जेंडर के बारे में क्या बताती है। वैसे इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि जेंडर डिफरेंस की किस तरह से जेंडर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जेंडर डिफरेंस थ्योरी के बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर डिफरेंस थ्योरी, लिंग भेद सिद्धांत। तो जब हम जेंडर डिफरेंस थ्योरी की बात करते हैं ना, तो जेंडर डिफरेंस थ्योरी इज अ सोशोलॉजिकल थ्योरी। लिंग अंतर या लिंग भेद सिद्धांत क्या है? एक समाजशास्त्री सिद्धांत है, जिसमें हम इस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं, सोसाइटी में जानते हैं कि किस तरह से सोसाइटी में, समाज में लिंग अंतर या लिंग भेद या जेंडर डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट जेंडर डिफरेंसेस आर मेनली ड्यू टू सोशल एक्सपेक्टेशंस, की यह सिद्धांत बताता है कि लिंग अंतर मुख्य रूप से सामाजिक अपेक्षाओं के कारण होता है। और किस तरह की अपेक्षाएं? ठीक है, परिवार में अगर मान लो लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है, तो दोनों से अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं लोगों की, ठीक है, सोसाइटी की। अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के जो हैं आगे परिवार को बढ़ाएंगे, ठीक है, कुल का दीपक हैं, घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, पेरेंट्स के बाद यही जो बच्चे हैं, ठीक है, यही घर की देख रेख करेंगे, बाहर का सारा काम करेंगे। और वुमेन से, लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लड़के लड़कियां हैं अच्छे से रहें, ठीक है, घर का सारा काम है संभालें, धीरे धीरे जब बड़े हों तो घर के सारे काम सीखें, आगे दूसरे परिवार में जाएं,
ठीक है, तो वहाँ पर भी घर को अच्छे से संभालें, बच्चों को अच्छे से संभालें। तो इस तरह की जो एक हम कहते हैं ना डिफरेंसेस, कि लड़के पैदा हो रहे हैं घर में, लड़कियां पैदा हो रही हैं, जो दोनों से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें की जा रही हैं, चाहे ड्रेसिंग को लेके हम बात करें, चाहे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें। ठीक है, तो यही अपेक्षाएं क्या हैं कि लिंग भेद जेंडर डिफरेंस को जन्म देती हैं। अगर अपेक्षाएं दोनों के लिए पेरेंट्स के मन में समाज के लोगों में दोनों के लिए अगर सेम अपेक्षाएं कि चलो दोनों ही अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे, तब तो कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें ही अलग अलग हो जाती हैं, कि जेंडर के रूप में लड़कों से अलग उम्मीदें हैं, लड़कियों से अलग उम्मीदें हैं, दोनों की अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई, किसके क्या काम है, किसको कैसे बोलना है, किसका क्या काम करना है, तो इस तरह से जेंडर डिफरेंसेस होने लगते हैं, और यही चीज़ें थ्योरी बताती है। इट ऑल्सो आर्ग्यूज डैट फेमिनिटी शुड बी वैल्यूड इन स्कूल एंड सोसाइटी, की यह तर्क देता है कि विद्यालय या समाज स्त्रीत्व, नारीत्व को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे हम मैस्कुलिनिटी को, पुरुषत्व को महत्व देते हैं, वैसे स्त्रीत्व को भी महत्व देना चाहिए। स्त्रियों को उनको महत्व दिया जाना चाहिए, उनके सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, पुरुष के समान उनको भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। मेन फैक्ट्स ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी की लिंग भेद सिद्धांत के मुख्य तथ्य क्या हैं? जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट नॉट अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, की लिंग एक सामाजिक संरचना है, ना कि जैविक। ठीक है, जैविक या आप इसको नेचुरल कह सकते हैं। कि जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है। बायोलॉजिकल मतलब जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ अलग है, क्योंकि नेचर ने समाज में इस दुनिया में रहने वाले सभी प्राणियों को, ठीक है, उनको अलग अलग रूपों में पैदा किया है। मनुष्य में भी देखेंगे तो स्त्री पुरुष हम नाम देते हैं, तो अलग अलग रूपों में पैदा किया है। ठीक है, तो नेचुरल है। लेकिन पैदा होने के बाद समाज क्या करता है कि जेंडर के रूप में मेल के लिए अलग नियम कायदे कानून बना देता है, और मेल के लिए अलग बना देता है, फीमेल के लिए अलग बना देता है, सबकी अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज तय कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एक सामाजिक रचना है जो समाज द्वारा बनाई गई है, कि स्त्री के रूप में क्या भूमिका होगी एक फीमेल की, और एक मेल की पुरुष के रूप में क्या भूमिका होगी। इसलिए बायोलॉजिकल नहीं है, ये नेचर के द्वारा बनाई गई नहीं है। नेचर तो सिर्फ शरीर बना रहा है। ठीक है, जेंडर नॉर्म्स वेरी अक्रॉस कल्चर एंड टाइम, की लिंग मानदंड संस्कृति और समय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। कि आज के समाज में अगर हम बात करते हैं कि जो मेल और फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आज से 100 साल पहले का जो समाज था, 50 साल पहले का समाज था, उस टाइम काफ़ी अलग थी। धीरे धीरे समाज बदला, लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे, महिलाएं भी पुरुषों के समान घर से बाहर जाके काम करने लगी, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी के तौर तरीके में बदलाव आया। ठीक है, रहन सहन में बदलाव आया, तो मेल एंड फीमेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अलग अलग हो गई। जो इससे पहले थी वैसे आज की डेट में नहीं है, और फ्यूचर में भी नहीं रहेगी। और दूसरी बात है, कल्चर टू कल्चर की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, अलग अलग राज्यों की बात करें, ठीक है, अलग अलग कल्चर की बात करें, अलग अलग कंट्री की बात करें, तो यही जेंडर के रूप में मेल एंड फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कल्चर में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग आपको देखने को मिलती है। सबके तौर तरीके, खान पान, पहनने का ढंग, कपड़े जो पहनने के तरीके होते हैं, बोलने के तरीके अलग अलग आपको मिलेंगे। तो जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, की लिंग सामाजिकरण के माध्यम से सीखा जाता है। बच्चा अपने समाज में रहकर, समाज के लोगों को देखकर, उनके तौर तरीकों को देखकर, ठीक है, चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे बड़े होते हैं तो एक लड़के के रूप में बड़े हो रहे हैं, तो एक लड़की के रूप में बड़े हो रहे हैं। तो जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, की लिंग सामाजिकरण के माध्यम से सीखा जाता है। इन दिस वी लर्न टू एक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी, की इसमें हम समाज से अपेक्षाओं के आधार पर कार्य करना सीखते हैं। कि जो समाज एक स्त्री से, जो समाज एक पुरुष से, एक लड़के से, एक लड़की से अपेक्षाएं करता है, उसी अपेक्षाओं के आधार पर बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, बच्चे चीज़ों को सीखता है, और यही चीज़ों को सीखते सीखते बच्चा आगे बड़ा होता है।
जेंडर एड्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी की लिंग समाज में शक्ति वितरण को संबोधित करता है। ठीक है, कि जेंडर आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो देखिए हमने पहले की वीडियोस में हमने बात की ना कि अलग अलग हम सोसाइटी की बात करते हैं, मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल की। अगर हम ट्राइबल साइड में जाएं, जनजातीय समाज में जाएं, तो वहाँ पर जो पावर होती है वो फीमेल के हाथों में होती है। लेकिन नॉर्मल हम अपने नॉर्थ साउथ में सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर जो पावर होती है, फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो ज़्यादातर पुरुषों के हाथ में होती है। तो लिंग समाज में शक्ति वितरण को भी संबोधित करता है कि किस लिंग के पास ज़्यादा पावर होगी, किस लिंग के पास कम पावर होगी। ठीक है, कौन डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन फॉलो करेगा। तो जेंडर इज समथिंग वी एक्सप्रेस, कि लिंग एक ऐसी चीज है जिसे हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम व्यक्त करते हैं, तो देखिए लड़कों के रूप में आप किस तरह से खुद को व्यक्त करते हैं, चाहे आपके बोलने का तरीका, चाहे आपके ड्रेसिंग, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपके काम करने का तरीका। और सेम लड़की के रूप में आपके बोलने का तरीका, आपकी ड्रेसिंग, ठीक है, आपके काम करने का तरीका, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी दिखाई देती है। और यही चीज़ें देखकर बच्चे भी सीखते हैं और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को देखकर वो भी एक फीमेल के रूप में, एक मेल के रूप में, एक लड़की की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़के की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, वो चीज़ों को सीखते हैं। तो जेंडर इज समथिंग वी एक्सप्रेस, लिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम व्यक्त करते हैं। मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी शुड नॉट बी गिवन मच इंपॉर्टेंस, कि हम देखते हैं कि समाज में देखते हैं कि पुरुषत्व विचारधारा को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, और मेन फैक्ट्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी में अगर लिंग भेद मुख्य सिद्धांत में ये सिद्धांत ये भी कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि पुरुषत्व विचारधारा को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। चाहे हम फेमिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, चाहे मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि एक को ज़्यादा दूसरे को कम। फेमिनिटी शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल एंड सोसाइटी, की विद्यालयों और समाज में स्त्रीत्व को बढ़ावा देना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको भी पावर दी जानी चाहिए, उनको भी बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। फेमिनिटी शुड बी रिकग्नाइज टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, की विद्यालयों में लड़कियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नारीत्व को मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम दिखाते हैं कि पुरुष ज़्यादा जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, उसी तरीके से सेम फीमेल के लिए भी ये चीज़ें माइंडसेट बनाना चाहिए कि नहीं, आप भी बहुत स्ट्रांग हो, आपको भी एक अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, आपका भी समाज में पूरा महत्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जेंडर डिफरेंस जो थ्योरी है उसमें ये चीज़ कही गई है कि जब हम मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, पुरुषत्व को बढ़ाएं, तो फेमिनिटी को भी बराबर रूप से बढ़ाना चाहिए, उनको भी मान्यता दी जानी चाहिए। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेंडर की स्ट्रक्चरल थ्योरी, ये संरचनात्मक सिद्धांत क्या है और इसमें जेंडर के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत। तो हम स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में जानें, तो द स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ जेंडर इज अ सोशल थ्योरी, की लिंग का संरचनात्मक सिद्धांत एक सामाजिक सिद्धांत है। क्यों एक सोशल थ्योरी है, क्यों एक सामाजिक सिद्धांत है? क्योंकि दिस थ्योरी व्यूज जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, की यह सिद्धांत लिंग को, जेंडर को एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखता है। जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में जेंडर के बारे में हमने बात की, इससे पहले की भी थ्योरी के बारे में हमने बात की, तो सब में एक बात बहुत कॉमन है कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जेंडर का निर्माण समाज के द्वारा, समाज के अंदर, समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है कि किस तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो एक मेल के रूप में उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह के काम उसको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से फीमेल के रूप में जब कोई लड़की पैदा होती है, ठीक है, तो एक फीमेल के रूप में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको क्या काम करने चाहिए, किस तरह की उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। तो ये समाज में ही निर्मित किया जाता है और समाज के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम स्कूल की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो अलग अलग जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन है, इसमें ही ये जो जेंडर जो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इसी में निर्माण किया जाता है। ठीक है, बच्चा फैमिली में रहता है तो फैमिली में उसको बताया जाता है कि
लड़कों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से उनको हेयर स्टाइल करना चाहिए, इसी तरीके किस तरह के खिलौनों के साथ खेलना चाहिए। और अ, इसी तरीके से लड़कियों की बात करें तो जेंडर के रूप में उनको बताया जाता है कि उनको किस तरह के खिलौने से खेलना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, आपको घर में ही खेलना चाहिए, मतलब ऐसे खेल खेलने चाहिए जिसमें ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम ना हो। ठीक है। तो इस तरह से हम इसलिए कह रहे हैं कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक निर्माण है। ठीक है। जेंडर इज शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पावर डायनेमिक्स की लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं और शक्ति गतिशीलता द्वारा आकार लेता है। तो देखिए, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो किस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है। जो हमारी सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं कि समाज में पुरुषों के क्या काम होने चाहिए, स्त्रियों के क्या काम होने चाहिए, परिवार की, जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो बेशक से वुमेन है वो भी जॉब करे कमाए, लेकिन एक चीज़ हो जा कॉमन कहा जाता है कि नहीं, परिवार को संभालने की सारी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, पुरुषों की होनी चाहिए। ठीक है। और घर के महिला बेशक से बाहर काम करे, लेकिन घर की अंदर की जो जिम्मेदारी है किसकी होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम सांस्कृतिक प्रथाओं की बात करते हैं, किस तरह से बोलना है, किस तरह की भाषा होनी चाहिए, अलग अलग फेस्टिवल आते हैं तो उनको सेलिब्रेट करना है, किस तरह से जो फीमेल को ड्रेस पहनना है, किस तरह से मेल को ड्रेस पहनना है। हम इसमें फास्ट की बात करते हैं कि अक्सर देखते हैं कि फीमेल फास्ट रखती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो जेंडर इज शेयर्ड बाय सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पावर डायनेमिक्स की सोसाइटी में पावर जो होगी किस जेंडर के पास होगी। ठीक है। मेल के पास ज़्यादा होगी या फीमेल के पास ज़्यादा होगी। डिसीजन मेकर कौन है, कौन डिसीजन लेगा, परिवार का डिसीजन कौन लेगा। नॉर्मल अपनी सोसाइटी में हम बात करते हैं तो हम मेल की बात करते हैं। ठीक है। कि ज़्यादा पावर मेल के पास है, लेकिन यही अगर हम ट्राइबल एरिया में जाएंगे और अदर कंट्री में देखेंगे तो बहुत सारे हैं जहाँ पर ये पावर किसके पास है, फीमेल के पास है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। और जब स्ट्रक्चर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यह तर्क देता है, इट आर्ग्यूज दैट जेंडर इज क्रिएटेड एंड रेनफोर्स कि जो जेंडर है, ठीक है, इसको और मजबूत किया जाता है। ठीक है। इसका निर्माण किया जाता है, इसको और मजबूत किया जाता है किसके थ्रू, इकोनॉमिक के थ्रू। ठीक है। शिक्षा के द्वारा, मीडिया के द्वारा, परिवार के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो स्टार्टिंग में जेंडर का जो फर्स्ट शेप है वो कहाँ पे, परिवार के अंदर। एक बच्चा लड़के के रूप में अलग तरीके से बड़ा होता है, लड़की के रूप में अलग तरीके से बड़ा होता है। ठीक है। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे की मम्मी क्या काम कर रही हैं, फादर क्या काम कर रहे हैं, ड्यूटी की बात है तो फादर ड्यूटी जाते हैं, घर के अंदर का काम है मम्मी करती हैं। तो बच्चा धीरे धीरे उनको देखता रहता है। और फैमिली के द्वारा भी बच्चों को इस तरह के काम दिए जाते हैं, घर के बाहर के काम हैं लड़कों को दिए जाते हैं, घर के अंदर के काम है लड़कियों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से जेंडर की जो प्रैक्टिस है फैमिली से स्टार्ट होती है। ठीक है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं हम, अलग अलग बुक्स देखते हैं तो वहाँ पर भी हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हमें पढ़ते हैं, महिलाओं के क्या काम होने चाहिए, पुरुषों के क्या काम होने चाहिए। पास्ट में भी हम यही चीज़ें देखते हैं। ठीक है। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ज़्यादातर रोल किसका है, पुरुषों का है। क्यों है, क्योंकि पुरुष बाहर जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, और जो महिलाएं वो घर का काम करती हैं तो घर के काम को तो कोई वैल्यू दी नहीं जाती क्योंकि उसमें पैसे मिलते नहीं है। ठीक है। मीडिया की बात करें, अक्सर आप नाटक देखेंगे, सीरियल देखेंगे तो उसमें महिलाओं की तुलना में हम देखेंगे पुरुषों को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरह से बच्चों को क्या होता है कि जो ये जेंडर की प्रैक्टिस जो होती है और जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, शिक्षा की बात करें, मीडिया की बात करें, परिवार की बात करें, स्कूल की बात करें, तो इनके थ्रू जो जेंडर है, ठीक है, जो सामाजिक संरचनाएं हैं, इसको इसको और मजबूत किया जाता है। ठीक है। इसको और निर्मित किया जाता है। फिर हम इसके अगर की फीचर्स की बात करें, संरचनात्मक सिद्धांत के मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। जैसे हमने जेंडर के बारे में पढ़ा, इससे पहले की थ्योरी के बारे में पढ़ा, तो सेम चीज यहाँ पर बताई गई है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, की एक सामाजिक संरचना है। एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू फैमिली, एजुकेशन, मीडिया की अलग अलग जो सोशल इंस्टीट्यूशन, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसको और मजबूत बनाया जाता है। इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। और लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को आकार देने में जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है।
और ये संस्थाएं ही हैं कि जो सोसाइटी में बच्चे हैं उनके मन में भर देती है कि एक लड़की के रूप में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें क्या करना है, एक लड़के के रूप में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो ये संस्थाएं लिंग असमानता को कायम रखती हैं। दिस इंस्टीट्यूशन कैन, ठीक है, ये क्या करती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है इसको बनाए रखती हैं। जेंडर इज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, की लिंग असमानता की एक प्रणाली है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा लड़के के रूप में अलग बड़ा हो रहा है, लड़की के रूप में, लड़की के रूप में उसका अलग सोशलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो बढ़ती है। इसमें लिंगों के बीच संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण भी होता है। ठीक है, क्या बताया गया कि इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन द सेक्सेस की, या जेंडर की हम बात करें तो देखते हैं कि अक्सर हम सोसाइटी में देखते हैं, अगर सोसाइटी मान लो जिस सोसाइटी में मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मेल को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है, ज़्यादातर मेल के ऊपर खर्च की जा रही है, लड़कों के ऊपर ज़्यादा खर्च की जा रही है। लेकिन जिस सोसाइटी में अगर मान लो फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो उस सोसाइटी में ज्यादातर रिसोर्सेज किस पे लगाए जा रहे हैं, वो फीमेल पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही सोसाइटी में देखेंगे जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इस तरह के थर्ड जेंडर की अगर बात करते हैं, तो उनका दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं उनको, उनके साथ हम देखते हैं कि एक तरह से उनके साथ मेंटली हरासमेंट होता है। ठीक है, जेंडर इज रिप्रोड्यूस्ड थ्रू सोशलाइजेशन, की लिंग समाजीकरण के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया कि जो बच्चा है, जो जेंडर रोल है, ठीक है, ये अपने समाज में, समाज के लोगों के माध्यम से तो सीख रहा है। इसी तरह से उसका सोशलाइजेशन लड़कों के रूप में हो रहा है, लड़कियों के रूप में हो रहा है, उनको अपने काम पता चल रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही है, किस तरह से बिहेवियर करना है, ये चीज पता चल रही है। अगर मान लो उस तरह से बिहेवियर नहीं करते, एक लड़की एक लड़के की तरह बिहेवियर कर रही है, लड़का लड़की की तरह कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम लड़कियों वाले काम क्यों कर रहे हो, तुम ये लड़कों वाले काम क्यों कर रहे हो। तो इसलिए लिंग समाजीकरण के माध्यम से पुनरुत्पादित होता है। जेंडर इज रिप्रोड्यूस थ्रू सोशलाइजेशन, और यह समाज के भीतर श्रम को विभाजित करने की आवश्यकता को से उत्पन्न होता है कि हाँ, समाज में जो काम है, घर के काम कौन करेगा, घर के बाहर के काम कौन करेगा, किस जेंडर से क्या उम्मीदें की जा रही है। ठीक है, सेम चीज इसमें आती है। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट जेंडर इज नॉट फिक्स, कि यह सिद्धांत यह मानता है कि लिंग स्थिर नहीं होता। ठीक है, अलग अलग आप सोसाइटी में जाओगे, अलग अलग कल्चर में जाओगे, हो सकता है कि फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाए, मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाए। अलग अलग टाइम में, पास्ट में अलग चीजें देखने को मिलती थी, आज के टाइम में अलग है। हो सकता है फ्यूचर में अगर हम जाएंगे तो हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे ये जो जेंडर की बात करते हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये चीजें चेंज हो जाए। आज से अगर हम 50 साल पहले, 100 साल पहले की बात करें, तो फीमेल को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ घर के अंदर ही रखा जाता था घर के काम के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं तो जेंडर रोल में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है। फीमेल से उम्मीद की जा रही है कि नहीं, अब आप बाहर का भी देखोगे, बाहर का भी आप काम करोगे, और घर में महिला पुरुष हैं दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सिद्धांत मानता है कि लिंग स्थिर नहीं होता, टाइम के साथ, जगह के साथ इसमें चेंजेस आते हैं। इट इज शेयर्ड बाय हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, की ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही आकार लेता है। ठीक है, A social structure and institution change over time, gender roles and expectations may also change, कि जैसे जैसे सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं समय के साथ बदलती हैं, वैसे वैसे लिंग की भूमिकाएं, अपेक्षाएं ही बदलती हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज से अगर हम 50-100 साल पहले देखें, तो उस टाइम में जो हम देखते हैं परिवार में, ठीक है, बच्चों से, लड़के लड़कियों से उम्मीदें अलग तरीके से की जाती थी। लड़कियों से पूरी उम्मीदें की जाती थी, भाई इनको स्कूल भेज के क्या फ़ायदा, इनको तो घर में ही रहना है। कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और लड़कों से उम्मीद की जाती थी कि इनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि परिवार को तो इन्हीं को संभालना है। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा टाइम बढ़ता गया, ये जो धारणाएं हैं, ये चीज़ें बदलती गई। अब देखेंगे तो सोशल हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो लड़कियों को भी पूरी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जितनी लड़कों को दी जाती है, उनको भी स्कूल भेजा जाता है। उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ेंगी और अच्छी जगह जॉब करेंगी। ठीक है, तो समय के साथ बदलता है, और अलग अलग देशों में देखेंगे, हमारे समाज में अलग अलग स्टेट में देखेंगे, तो वहाँ पर जो जेंडर रोल है, जरूरी नहीं कि अमेरिका में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, अदर अलग कंट्री में जाएंगे तो सेम रोल वहाँ पे भी होगा। अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कंट्री में ये बदल सकता है। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत का किस तरह से अनुप्रयोग किया जाए।
इसकी बात करते हैं। ये सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों को कैसे आकार देती है, कि ये समाज, ये सिद्धांत हमें समझने में मदद करता है। ठीक है, कि जब हम बात करते हैं कि जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों को कैसे आकार देती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों में भी बच्चा का जो सोशलाइजेशन हो रहा है, तो उनकी कास्ट में भी, कास्ट के बेस पर भी सोशलाइजेशन हो रहा है। एक जाति में क्या कहते हैं, किस तरह की मेल का क्या काम होना चाहिए, फीमेल का काम क्या होना चाहिए, अ, उस पर्टिकुलर जाति में मेल से क्या उम्मीद की जा रही है, फीमेल से क्या उम्मीद की जा रही है, किसको ज्यादा पावर दी जा रही है, किसको कम पावर दी जा रही है, डिसीजन मेकिंग जो है, कौन डिसीजन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, कौन इसको फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दिस थ्योरी कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द कास्ट सिस्टम शेप सोशली इनक्वालिटी, कि कास्ट सिस्टम किस तरह से सामाजिक असमानता, ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी है इंडिविजुअल के लिए, उसको किस तरह से कम करती है या उसको किस तरह से बढ़ाती है। और साथ ही साथ यह हमें यह समझने में मदद करता है कि धार्मिक मानदंड और विश्वास व्यक्तिगत व्यवहार और निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम अलग अलग रिलीजन को देखते हैं, अलग अलग रिलीजन के बेस पर हम देखते हैं कि चाहे हम मेल देखें, फीमेल देखें, उनके अलग अलग तरीके के पहनावे होते हैं। ठीक है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करेंगे, अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, किसको रिलीजियस प्लेस में जाना है, किसको नहीं जाना। तो अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम देखें, तो ये सिद्धांत ये समझने में मदद कर सकता है कि भारत में पितृसत्तात्मक संरचनाएं और लैंगिक भूमिकाएं महिलाओं के लिए अवसरों को कैसे सीमित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, जहाँ पे फीमेल मेल को ज्यादा पावर है, तो अगर इस तरह की सोसाइटी है, तो इस तरह की सोसाइटी में किस तरह से फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी कम होगी, क्योंकि इस तरह की सोसाइटी में मेल के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, मेल को ज़्यादा उन पर रिसोर्सेज खर्च किए जाएंगे, और जो फीमेल है उन पर रिसोर्सेज उतने ज़्यादा खर्च नहीं किए जाएंगे। लेकिन सेम अगर हम अपोजिट की बात करते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर फीमेल पर ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो किसके पास होगी, वो फीमेल के पास होगी। तो वहाँ पर फीमेल को ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा राइट्स उनको मिले हैं, और वहाँ पर मेल के लिए जो है अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, कम हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, इसमें घरों में श्रम का पारंपरिक विभाजन अक्सर महिलाओं की घर से बाहर शिक्षा या करियर बनाने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। कि हाँ, अक्सर हम देखते हैं ना कि फीमेल को जो है उनको टीचिंग की तरफ ज़्यादा क्यों किया जाता है, कि इसलिए किया जाता है कि आगे मतलब बहुत केसेस में तो होगा कि नहीं, आपका मन था इसलिए आप टीचिंग में आए, और बहुत बार आपके पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं, तुम एमबीए करके क्या करोगे, ये करके क्या करोगे, तुम्हें तो शादी के बाद घर संभालना है, तो ऐसा करो, टीचिंग कर लो अपना, उससे क्या होगा कि तुम जॉब भी कर लोगी और घर के लिए भी तुम्हें टाइम मिल जाएगा। बहुत लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की भी हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर थ्योरी की, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें जानी, ये चीज़ें समझी कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर थ्योरी है, ये जेंडर को एक स्ट्रक्चर दे रही है, एक उसको आकार दे रही है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर, कि हम जेंडर के डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात करेंगे, विखंडनीय सिद्धांत की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विखंडनीय सिद्धांत। तो देखिए, जब हम जेंडर के डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात करते हैं, विखंडनीय सिद्धांत की बात करते हैं, तो दिस थ्योरी होल्ड दैट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, की यह सिद्धांत मानता है, जैसे बाकी की जो जेंडर की थ्योरी है वो भी यही बात कहती हैं, और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी यही बात कहती है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, की लिंग एक सामाजिक निर्माण है। इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज, की यह सामाजिक अंतरक्रिया और भाषा के माध्यम से निर्मित होता है। एक हम बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं, ठीक है,
वो जब अपने उसकी जो ये इंट्रैक्शन, उसकी अंतर्क्रिया उसके घर में होती है, परिवार के लोगों से होती है, उसके मदर से होती है, फादर से होती है, नेबरहुड में होती है, स्कूल में जाता है, पीयर्स के साथ रहता है, तो इस तरह से जब उसका इंट्रैक्शन अलग अलग लोगों से होता है तो उसके माध्यम से उसको पता चलता है, वो सीखता है कि एक मेल के रूप में, ठीक है, उसकी क्या रोल है, एक फीमेल के रूप में, एक लड़की के रूप में उसका क्या रोल है, उसको किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से उसको काम करना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन की, लिंग एक सामाजिक निर्माण है। कौन कह रहा है? डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विखंडनीय सिद्धांत कह रहा है। और सिद्धांत ये भी बता रहा है कि इट इज कंस्ट्रक्शन थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज की, सामाजिक अंतरक्रिया और भाषा के माध्यम से ही निर्मित होता है, ठीक है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। इट एम्स टू चैलेंज द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, की इसका उद्देश्य लिंग की द्विधारित समझ को चुनौती देना। तो एक चीज यहाँ पर नहीं है कि इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, इसका क्या एम है, या आप इसको हम कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या है, कि जो जेंडर की बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है। बाइनरी अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि बाइनरी में हम सिर्फ दो ही जेंडर की बात करते हैं, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। तो ये जब हम डिकंस्ट्रक्टेड थ्योरी की बात करते हैं तो इस चीज को चैलेंज करता है, चुनौती देता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम सोसाइटी में बात करें तो यहाँ पे तो थर्ड जेंडर के भी लोग हैं, फिर उनका क्या? हमें तो बात सभी की करनी चाहिए ना। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल जो ये जेंडर, जो बाइनरी जो जेंडर की जो सिस्टम चला आ रहा है, तो इसको चैलेंज करता है, चुनौती देता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में मेल और फीमेल के अलावा भी अलग जेंडर हैं, तो उनकी भी बात करनी चाहिए। तो इसलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? इस थ्योरी में नयापन हमें देखने को मिलता है, जिसमें सभी जेंडर की बात की जा रही है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं कि दिस थ्योरी इज रूटेड इन पोस्ट मॉडर्निज्म, की यह सिद्धांत उत्तर आधुनिकवाद में निहित है, ठीक है। 21st सेंचुरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ फिलोसफर जैक्स डेरिडा एंड राइटर जूडिथ बटलर, की यह दार्शनिक जैक्स डेरिडा और लेखिका जूडिथ बटलर के कार्यों पर आधारित है। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज नॉट नेचुरल और इनेट कैटेगरी की। देखिए, जैसे हमने जेंडर की बात की, तो ये भी सेम क्या कहता है कि जेंडर जो है, ठीक है, ये नेचुरल या इनेट नहीं है, प्राकृतिक या जन्मजात श्रेणी नहीं है, बल्कि ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक रूप से निर्मित है। इट व्यूज जेंडर एज ए सोशल रोल, की लिंग को एक सामाजिक भूमिका, एक सामाजिक कंस्ट्रक्शन मानता है। इट इज नॉट स्टैटिक, कि यह स्थिर नहीं है, बल्कि यह वार्तालाप और सांस्कृतिक प्रथाओं का एक उत्पाद है, ठीक है। इट इज नॉट स्टैटिक बट रेदर अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेशन है, सोशल कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस की। ये स्थिर नहीं होता। अलग अलग सोसाइटी में हम देखते हैं, अलग अलग कंट्री में हम देखते हैं, पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो जेंडर रोल अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। पास्ट में कुछ और रोल था मेल फीमेल और अदर जेंडर का, आज के टाइम में देखें तो उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। ड्रेसिंग में भी हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ ये बदलता रहता है, ठीक है। और ये किसके थ्रू निर्मित होता है? कन्वर्जेशन और कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस के थ्रू। और ये प्रैक्टिस कब स्टार्ट हो जाती है? जब बच्चा पैदा होता है, तो स्टार्टिंग से उसके घर में, उसके समाज में, स्कूल में जाकर, वर्क प्लेस में जाकर अलग अलग जगह प्रैक्टिस होती है, ठीक है। फीचर्स ऑफ डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की विखंडनी सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं? इट इज नॉट एन इनहेरेंट और स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, की व्यक्तियों की कोई अंतर्निहित या स्थिर विशेषता नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर इज शेप्ड बाय कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस, की लिंग सांस्कृतिक प्रथाओं के द्वारा आकार लेता है, सामाजिक प्रथाओं के द्वारा आकार लेता है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि सोशल प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, की बच्चा सोसाइटी में पैदा होता है, अपने समाज में जो भी उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल के रूप में, फीमेल के रूप में जो भी उसको मिलती है, उसका निर्वहन करता है, उसको करता है। और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती है कि मेल के रूप में उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फीमेल के रूप में उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
जेंडर इज नॉट समथिंग दैट इंडिविजुअल हैव, कि लिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो व्यक्तियों के पास होती है, बल्कि लिंग क्या है, इट इज समथिंग दे डू, वह ये चीज है कि जो वो करते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्म जेंडर थ्रू देयर बिहेवियर, अपीयरेंस एंड लैंग्वेज, की व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा, ठीक है, उपस्थित और भाषा के माध्यम से लिंग का प्रदर्शन करते हैं। क्यों जेंडर की जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि व्यक्तियों के पास पैदाइशी कोई ऐसी चीज नहीं कि जो पैदाइशी उसके पास होती है, बल्कि ये वो चीज है जो वो करते हैं, ये उनकी सोसाइटी के द्वारा निर्धारित की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो सोसाइटी ने उनको कहा है कि भाई इस जेंडर के रूप में तुम्हें ये काम करना है। तो इंडिविजुअल परफॉर्म जेंडर थ्रू देयर बिहेवियर, अपीयरेंस एंड लैंग्वेज, की व्यक्ति अपने व्यवहार, उपस्थिति या प्रदर्शन और भाषा के माध्यम से क्या करता है, लिंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें सोसाइटी में मेल और फीमेल, मेल से मतलब अगर हम देखें तो फीमेल से उम्मीद की जाती है कि उनका व्यवहार बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत पोलाइटली बात करेंगी। मेल का थोड़ा सा वो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। ठीक है, उसका थोड़ा सा व्यवहार अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कड़क व्यवहार होना चाहिए, इस तरह से फीमेल से बात की जाती है, मतलब उम्मीद की जाती है। बिहेवियर की बात करेंगे तो फीमेल की बिहेवियर अच्छा, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, भाषा की बात करेंगे तो बोलने के तरीके में भी परिवर्तन हम देखते हैं, चेंजेस होते हैं। अपीयरेंस की बात करेंगे तो उनकी चाहे ड्रेसिंग हो गई, चाहे उनके स्टाइल हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि दोनों की ड्रेसिंग अलग होती है। ठीक है, कोट पैंट दोनों के अलग होते हैं। जेंडर इज पॉलिटिकल, लिंग क्या है, राजनीतिक है। ठीक है, अब हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो जेंडर हम इसको हम पॉलिटिकल क्यों कह रहे हैं, लिंग को हम राजनीतिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो मेन कारण है कि अगर हम देखते हैं हम अपने राजनीति को भी देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक रूप से जो ज़्यादा दबदबा हमें देखने को मिलता है वो भी क्या मिलता है कि एक जेंडर विशेष को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हो सकता है कुछ जगह हैं, कुछ अलग कंट्री हो जहाँ पर राजनीतिक रूप से देखें तो फीमेल ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अलग अलग सोसाइटी में देखते हैं, कुछ जगह जो देखते हैं हम जहाँ पे जो है मेल ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो जेंडर इसलिए इसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग जेंडर का अलग अलग रोल हो सकता है, अलग अलग पावर हो सकती है। द चैलेंजेस दिस चैलेंजेस द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, कि यह लिंग की द्विधारी समझ को चुनौती देता है। जैसे हमने बात की कि इसमें सिर्फ दो जेंडर की बात नहीं की जाती, मेल फीमेल, इसमें सभी जेंडर्स की बात की जाती है। इंडिविजुअल में नॉट फिट इनटू ट्रेडिशनल जेंडर कैटेगरी, कि व्यक्ति पारंपरिक लिंग श्रेणियों में फिट नहीं हो सकते। पारंपरिक मतलब जो मेल और फीमेल है उसमें नहीं फिट हो सकते, तो जो ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सभी जो जेंडर है उनकी बात करता है। इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस देयर जेंडर आइडेंटिटी इन डिफरेंट वेज, की व्यक्ति अपनी लिंग पहचान को अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं, कुछ मेल के रूप में, कुछ फीमेल के रूप में, और कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं कि पैदा तो मेल के रूप में हुए लेकिन उनको लगता है वो फीमेल है। कुछ ऐसी जो फीमेल के रूप में पैदा हुई है लेकिन उनको लगता है वो मेल है, तो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। ठीक है, तो ये सभी को मान्यता देता है। अब अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो यह सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम वर्क प्लेस की हम बात करें, चाहे हम परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो दिस थ्योरी हैज बीन अप्लाइड इन वेरियस फील्ड, के सिद्धांत सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है। इट हैज बीन यूज टू चैलेंज द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, की इसका उपयोग लिंग की द्विधारी समझ को चुनौती देने के लिए किया गया है। और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि हम आज हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो उनको भी राइट्स मिले हैं। ठीक है, उनको भी मान्यता मिली है। It has been used to promote alternative understanding of gender identity that go beyond the male female binary, कि इसका उपयोग लिंग पहचान की वैकल्पिक समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जो पुरुष महिला द्विधारी से मतलब इनसे परे हैं, जिसमें हम थर्ड जेंडर मतलब सभी जेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दो जेंडर तक सीमित नहीं है, इसमें थर्ड जेंडर की भी बात की जाती है। भारत में एक जीवंत ट्रांसजेंडर समुदाय है जो अपने अधिकारों और मान्यताओं की वकालत करता रहा है, और इसका उपयोग गैर द्विधारी, ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है जहां पर सिर्फ दो जेंडर की बात की जा रही है, और जब हम बात करते हैं गैर द्विधारी की बात करते हैं, नॉन बाइनरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बात की जाती है, यहाँ पर सभी जेंडर को मान्यता देने की बात की जाती है।
ठीक है, यहाँ पर थर्ड जेंडर की भी बात की जाती है। तो इसका उपयोग गैर द्विधारी लिंग बाइनरी लिंग पहचान की मान्यता को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले जो सामाजिक भेदभाव है, चुनौती है, उनका सामना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी जेंडर की बात की जा रही है। और द थ्योरी हैज बीन यूज्ड टू चैलेंज पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस की सिद्धांत का उपयोग सत्तात्मक मानदंडों और अपेक्षाओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है, क्योंकि मानना है कि भाई सभी जेंडर को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर मान्यता मिलनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोग शैक्षिक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए भी किया गया है, जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देता है, जिसमें दो जेंडर की बात की जा रही है, मेल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह की जो सोच है उसको खत्म करने की बात की जाती है। ठीक है, तो इसका उपयोग शैक्षिक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए किया गया है, ताकि जहां पर सभी जेंडर को इक्वल दिखाया जाए, इस तरह बताया जाए कि कोई भी जेंडर का जो है अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह का जो अपना काम कर सकता है, अपने किसी भी फील्ड में अपने फ्यूचर को बना सकता है। तो यह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यह भारत में कानूनी सुधार में प्रभावशाली रहा है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि 2014 के बाद जो ट्रांसजेंडर है उनको भी मान्यता मिल गई है थर्ड जेंडर के रूप में। इस सिद्धांत का उपयोग भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को चुनौती देने के लिए किया गया है, जो लिंग की द्विधारी समझ पर आधारित है और गैर द्विधारी लिंग पहचान की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है इसको किस तरह से अप्लाई किया गया